Hello guys, welcome back to the PCS world. How are you to all? I hope guys you are getting well and I am also fine. And this vlog is going to start from the morning, and this is the morning time, and now it is the time of 7 a.m. and I am starting this vlog with you, and I hope guys you are enjoying my series 100 days 100 vlog series. And now I am going to drink my first drink, and it is the chia seeds with lemon and warm water. First I am making a to-do list because it's very important to catching our daily goals. So firstly I am going to start my first slot, and this would be the current affairs from the magazine. After that I am starting to writing the answer, because answer writing is the key of the success in this examination. Without answer writing practice you can't pass this exam ever. It's compulsory, you have to write ग्राउंड है हमारे more than बचपन का, जहाँ 45 answer पे daily. बहुत खेलते थे पहले। ये घर था और घर अब खंडर में तब्दील हो चुका है। ये पेड़ भी देखो कैसा वीरान लग रहा है सब। वक्त मतलब कहाँ से कहाँ ले जाता है, घरों को कैसे खंडरों में बदल दिया जाता है। और मैं जा रही हूँ जिम। ये हाथ में मेरी क्या है, ये है प्रेस जो कि ख़राब हो चुकी है, इसको रिपेयर करने के लिए देना है। तो अभी चलते हैं। और ये वर्कआउट कंप्लीट करने के बाद हमने एंजॉय किए थे जिम में ही कुछ फ्रूट्स जो कि हम सब ने खाए थे। मैं जिम से आ गई हूँ और आज अभी करंट अफेयर भी शेयर करते हैं आपके साथ में। मैंने क्वेश्चन लिखा है, भारतीय डायस्पोरा भारत के विकास में योगदान का मूल्यांकन कीजिए। कि भारतीय डायस्पोरा क्या होता है। सबसे पहले तो ये चीज़, इसमें भारतीय डायस्पोरा में भारतीय मूल के व्यक्ति, PIO विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिक, OCI और अनिवासी भारतीय NRI को इंक्लूड किया जाता है। और फिर मैंने यहाँ पे इसका इंट्रो दिया है कि भारतीय डायस्पोरा क्या होता है, फिर बताया कि विश्व का सबसे बड़ा डायस्पोरा है ये। और उसके बाद फिर मैंने इसको बताया कि कितने लोग हैं, मतलब 281 मिलियन में से 18 मिलियन प्रवासी भारतीय ही हैं। और फिर इनका योगदान बता दिया है। तो सबसे पहले सबसे मतलब अगर कोई मतलब भारतीय बाहर जा रहा है, कमाने के लिए जा रहा है, तो आर्थिक विकास में बहुत ज़्यादा सहायता करेगा। सेकंड स्लॉट भी कंप्लीट हो चुका है और मैंने मतलब हिस्ट्री का चैप्टर किया था आज NCERT से। मैं आपको दिखा देती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि NCERT इज़ द रूट ऑफ द सक्सेस इन दिस एग्जामिनेशन। एंड दिस द चैप्टर नंबर 11, जनपद राज्य एवं प्रथम मगध साम्राज्य। तो इसका मैंने एक क्वेश्चन NCERT से लिया था जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि मगध साम्राज्य के विस्तार का निरूपण करें, बताइए कि इसके लिए मगध के शासकों ने क्या क्या तरीके अपनाए। तो फिर यहाँ पे मैंने ये आंसर राइटिंग किया है। और आपको मैं बताऊँ कि आंसर राइटिंग करने के लिए आपको आंसर को अपने 360 डिग्री पे राउंड करने के लिए, मतलब हर डायमेंशन खोलने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ का सहारा नहीं लेना पड़ता, आपको सारे हथकंडे अपनाने पड़ते हैं। जस्ट लाइक NCERT, स्टैंडर्ड बुक्स, आपके नोट्स, सब कुछ। तो स्टैंडर्ड बुक मेरे पास कोई नहीं है, सिर्फ आर्य शर्मा की मेरे पास NCERT 11th क्लास की, इससे मैंने चैप्टर पढ़ा था। और फिर मैंने ये अनअकैडमी से नोट्स बनाए हुए हैं कुछ, तो ये बहुत अच्छे नोट्स हैं। फिर इसको मैंने पढ़ा है, दोबारा फिर से पढ़ना पड़ा है मुझे। और फिर जब जाके मैंने ये आंसर को यहाँ पे अपने रेडी किया है। तो हमारा क्वेश्चन था, मगध साम्राज्य के विस्तार का निरूपण करें और बताइए कि इसके लिए मगध के शासकों ने क्या क्या तरीके अपनाए। सबसे पहले हमने यहाँ पे बारे में बताया थोड़ा सा, और उसके बाद हमने क्या इसको मैप में दिखा दिया है। फिर शासकों ने क्या क्या किया, तो किन किन शासकों ने क्या क्या किया, बिंबिसार की कूटनीति कैसे कैसे थी ये। और फिर उसके बाद अजातशत्रु ने क्या किया, उदयन ने क्या किया, शिशुनाग वंश ने क्या किया, और नंदो ने क्या किया। उसके बाद हमने इसे कंक्लूड कर दिया। तो इसका फीडबैक मैं आपके साथ में फिर नेक्स्ट वीडियोज़ में शेयर करूँगी। तो अब टाइम 3 बजने वाले हैं और मैं लंच करने के लिए जा रही हूँ। This is the time of evening and I am taking the sweet rice, and this is called in our language is zarda, and this is so yummy and I am enjoying this. So friend, this is the time of 8 p.m. and I am completed my almost task, like current affairs, like magazine 20 pages, geography class, answer writing,
एंड हिस्ट्री का चैप्टर भी मैं पढ़ चुकी हूँ. एंड नाउ आई एम गोइंग टू राइट another question, and this is remaining now UP special notes. And now I am going to start with you today's current affairs. So let's get start. फर्स्ट क्वेश्चन इज़ विश्व बांस दिवस मनाया गया है. कब मनाया गया है? 18 सितंबर को मनाया गया है. क्यों मनाया जाता है? बांस के महत्व पर प्रकाश डालने के लिए. और इसमें एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि बांस को ग्रीन गोल्ड कहा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ गिफ्ट डीड योजना कहाँ पे शुरू की गई है? उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा शुरू की गई है. और इसका उद्देश्य क्या है? सद्भाव को बढ़ावा देना और संपत्ति से संबंधित पारिवारिक विवादों को कम करना. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला 41वां भारतीय स्थल कौन सा है? तो वो है शांति निकेतन. और ये कहाँ पे पड़ता है? पश्चिम बंगाल के वीरभूम ज़िले में पड़ता है. और शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा सन 1901 में की गई थी. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ ग्लोबल क्रिप्टो एडिप्शन इंडेक्स 2023 में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला देश कौन सा है? दैट इज़ द इंडिया. एंड सेकंड इज़ नाइजीरिया. एंड थर्ड इज़ वियतनाम. एंड इसमें टोटल कंट्री जो शामिल हुए थे दैट वाज 154. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ UNCITRAL के दक्षिण एशियाई सम्मेलन की मेज़बानी किसके द्वारा की गई है? दिस आंसर इज़ भारत. एंड ये नई दिल्ली में हुआ है और इसकी स्थापना की गई है 1966 में. उसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया में है. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. स्टैचू ऑफ वननेस का लोकार्पण कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया है इंदौर के मध्य प्रदेश में. स्टैचू ऑफ वननेस किसकी प्रतिमा है? तो ये आदि शंकराचार्य की प्रतिमा है जिसमें उनको 12 वर्ष की उम्र का दिखाया गया है. और ये 108 फीट की प्रतिमा है. तो ये करंट अफेयर था हमारा आज का. और अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आंसर राइटिंग. So I want to tell you my friends who is watching the series of 100 day 100 videos, that is I have completed my paper 2 notes from the Unacademy by the playlist of Madhukar Kotwe sir, and this is the very good, and this help you enhancing the answer writing practice. and ये जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा पॉलिटी में. अगर आपकी वीक है तो आप इस प्लेलिस्ट को ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं. इसकी वीडियो मेरी आप लास्ट वीडियो में जाके ज़रूर देख सकते हैं. तो अब मैं अपना जो आंसर लिख रही हूँ वो है अबाउट द पेपर 2. इसके लिए मैंने यहाँ पे अपने सारे वेपन्स निकाल लिए हैं. एंड दिस इज़ द नोटबुक ऑफ पेपर 2 एंड दिस इज़ द क्वेश्चन. एंड मैं आपको बताती रहती हूँ ये बात कि आपको क्वेश्चन को 360 डिग्री तक डील करने के लिए आपको उसे कई डायमेंशन में देखना पड़ता है. ऐसा नहीं है कि बुक से या खाली किसी नोट से आप कर सकते हो तो फिर वो अच्छा आंसर नहीं लिखा जाएगा. तो क्वेश्चन है आपका, तो ये क्वेश्चन है भारतीय संविधान में वर्णित राज्यपाल की भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए. और यहाँ पे फोकस क्यों नहीं बन रहा है? तो इसको अब हम लिखना स्टार्ट करते हैं. और ये क्वेश्चन आज मैंने लिखा है दैट 1. इसको चेक होने के लिए भेज दिया है. और कुछ पॉइंट निकालते हैं हम लक्ष्मीकांत से. एंड ये 13.10 पेजेस पे दिया हुआ है. राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद 1 नज़र में. तो चलिए इसको रीड आउट करते हैं. और ये रहे राज्यपाल साहब. इनको पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि किसी भी आंसर को आपको लिखने से पहले उसके बारे में आपको हर चीज़ क्लियर होनी चाहिए. और वैसे भी हमें इनकी आलोचना करनी है तो फिर तो डीपली पढ़ना ही पड़ेगा कि ऐसा क्या है जो इनकी आलोचना करनी. आलोचना के लिए बस यही हो सकता है ना कि केंद्र की तरफ का जो होता है ना, ये मतलब केंद्र के पक्ष में ज़्यादा झुकाव होता है इस पद का. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो आंसर राइटिंग फीडबैक मैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूंगी. और अब हो रहा है डिनर का टाइम, तो मुझे खाना नहीं खाना था, मतलब सॉलिड नहीं लेना था. तो मैंने दूध के साथ कुछ बिस्किट लिए हैं. इसी के साथ मैं ये व्लॉग एंड करती हूँ. आई होप गाइस ये सीरीज़ आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ रही होंगी. मिलती हूँ नेक्स्ट